माइनिंग गुरुजी ऐप पर OSHWC कोड 2020 का ये सीरीज ऑफ वीडियो का पहला वीडियो है। इसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के कुछ पार्ट इसमें दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे का आएगा। माइनिंग गुरुजी ऐप के साथ साथ चैनल ने ये डिसाइड किया है कि OHSWC कोड 2020 के हम पूरे के पूरे सेक्शन के वीडियो लेकर इस YouTube चैनल पे आएंगे, जिसको हमने नाम दिया सीरीज ऑफ वीडियो ऑफ OSHWC कोड 2020। ऐसे भी ये कोड काफी कठिन माना जा रहा है, किंतु मैं नहीं मानता कि ये बहुत कठिन है, बट इसको पढ़ने का तरीका ठीक से मालूम होना चाहिए। हमने इसको बहुत सरल और आसान भाषा में इसके वीडियो इसके यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहे हैं। आप इसे जरूर देखिए और कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडी या DGMS के एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत सारे फायदेमंद और सहायता करने वाले वीडियो होंगे। लेट्स गो स्टार्टेड बॉय। पर्सनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इसको हम लोग बोलते हैं OSH-WC कोड 2020। ठीक है, इसमें लिखा था बहुत अच्छा। ये 2020 है और ये 21 नवंबर 2025 को लागू हुआ है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि जब रेगुलेशन अमेंडमेंट हुआ था उसका भी डेट आ गया था हमारे पास में। देखिए इसके अंदर में स्टार स्टार थोड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। देखिए बन गया कितना अपने आप ही। चलिए, इट शैल नॉट अप्लाई। अच्छा, अब ये क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? पहले तो पूरे इंडिया भर में अप्लाई होगा, बट इसके अंदर में ये बोलता है कि ये कोड की जो कंडीशन है वो ऑफिस में नहीं अप्लाई होगी। ये वर्किंग कंडीशन है, मतलब जहां काम चलेगा वहां होगी। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं होगा। बट ये बोलता है कि इसके अंदर में फिर से क्लेरिफाई करने को देखता है, प्रोवाइडेड डेट का मतलब होता है कि हम इसको फिर से क्लेरिफाई करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि यदि हमने ऑफिस के किसी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है लेबर एम्प्लॉयड के लिए, ठीक है, थ्रो कॉन्ट्रैक्टर, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसके लिए? लेबर एम्प्लॉयड के लिए। मान लो हमने सफाई के लिए बगीचे में दिया है, पेड़ लगाने के लिए दिया है, हमारी बिल्डिंग का मेंटेनेंस के लिए दिया है, ठीक है, तो वो उस केस में वो कानून लागू होगा। ठीक है, जो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये है कि ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों जगह जहां भी होगा उसमें अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होगा? हमारा जो गवर्नमेंट होगा। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। बट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करने पर ये कोड लागू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसको मैं हिंदी में भी काफी कुछ करूंगा आपके लिए, ठीक है, हिंदी में भी बताऊंगा तो आपको आसान होगा। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे जितना हल्ला हुआ है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा तब आपको महसूस नहीं होगा, बाकी है तो कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा इफर्ट लगा इसको तैयार करने में। देखिए क्या बोलता है, दिस कोड अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। ये इसने क्या किया, कुछ डेफिनेशंस दिया है, मतलब कंटेक्स्ट रिक्वायर, मतलब इसके अंदर में जो चीजें हैं ये डेफिनेशंस। ये बोलता है कि ये कोड के अंदर में हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं, कंटेक्स्ट जो है वो ये इसके अंदर में रहेंगे। मतलब कुल मिला के ये डेफिनेशन रहेगी, इसके सेंटेंस वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, ये बोलता है एडोलसेंट। एडोलसेंट क्या होता है? शैल हैव सेम मीनिंग assigned in the class Child, Adolescent and Labor Provision Act 1986। अब इसने ये लिख दिया कि जो एक्ट 1986 में है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, इसके हिसाब से एडोलसेंट होता है। तो एडोलसेंट इस एक्ट में क्या है?
15 ईयर्स टू 18 ईयर्स का जो भी मेल और फीमेल होगा, मेल और फीमेल, वो किस में आएगा? एडोलसेंट की कैपेसिटी। यहां नहीं लिखा है, वो उसने क्या कर दिया, ये एक्ट का नाम बता दिया। अब पूछ सकता है ये कि एक्ट के तहत ये एडोलसेंट किस एक्ट के तहत माना जाएगा, तो लिख दो आप एक्ट नंबर 1986 सेक्शन नंबर 2, ये देगा इसके अंदर, ठीक है ना। अडल्ट क्या है? 18 साल से ऊपर, ये क्लियर लिख दिया इसने, 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना। यहाँ पे 18 साल से ज्यादा का जो बच्चा होगा, लड़का लड़की जो भी हो, वो एडल्ट की श्रेणी में आ जाएगा। एडल्सेंट याद रखिएगा, 15 से 18 साल की एज का जो भी मेल फीमेल बच्चा होगा, ठीक है, बच्चा ही है 18 साल तक, तो वो जो है वो आपका एडोलसेंट में आएगा। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए दिया है डेफिनेशन में, क्योंकि बहुत सारी जगह लिखा है, इसलिए आगे जाके रेगुलेशन में भी लिखेगा। वो हमारे द्वारा MCL एग्जाम की तैयारी करने के लिए इसका नाम हमने रखा टारगेट MCL 2026। माइनिंग गुरुजी ऐप पर 3 कोर्सेज चल रहे हैं, जिसका नाम है सुपर 30 कोर्स। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस चालू है, जिसमें हम लोग वीडियो नोट्स एंड टेस्ट भी दे रहे हैं। इस कोर्स का प्रतिसाद बहुत ही अच्छा मिला है, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया है इसको, और रेगुलर क्लासेस होती है। दूसरा कोर्स जो है हमारा, वो है DJ देशमुख का EMT वॉल्यूम 1, 2, 3 टारगेट MCL कोर्स। इस कोर्स के अंदर वीडियो नोट्स एवं टेस्ट भी हैं। तीसरा कोर्स जो अभी तुरंत चालू होने वाला है 14 मार्च से, इसका नाम रखा हमने नॉन टेक कोर्स। इसके अंदर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके पढ़ाया जाएगा। ये भी टारगेट MCL एग्जाम है। कोर्स में वीडियो नोट्स एवं टेस्ट भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में हमारा माइनिंग गुरुजी ऐप पर कुछ कोर्सेस ऑलरेडी हैं। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए लेसन का कोर्स अवेलेबल है, और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए वेंटिलेशन का कोर्स अवेलेबल है। साथ MCL के लिए एग्ज़ाम के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर में हमारे कोर्स में अवेलेबल है। स्कूल में भी लिखेगा, बहुत सारी जगह लिखेगा। एजेंट, एजेंट का जो हमारा पुराना परिभाषा है वो सेम इसने वैसी रख दिया। यूज्ड इन रिलेशन टू माइन, यहां से मैंने डॉक यार्ड वगैरह सब हटा दिया, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमको माइन से मतलब है, हमको क्या मतलब, कंस्ट्रक्शन से और समुद्र के जहाज से, डॉक यार्ड से, बंदरगाह से, है ना, सिविल से। तो हमने इसका, इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है उसमें लोगों को, इसको मैंने पूरा फिर से लिखा है, ठीक है ना। व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू ए माइन मीन्स एवरी पर्सन वेदर अपॉइंटेड और नॉट, मतलब एजेंट को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है। किसके द्वारा? ऑनर के द्वारा। एजेंट का अपॉइंटमेंट हमेशा ऑनर के, अपॉइंट करो या मत करो, बट अथराइज करना, इसके लिए आपको नोटिस देना पड़ता है DGMS को, वो दे देंगे तो एजेंट है, या मत दो उसको, उससे उसको कोई मत। आप अपने बच्चे को भी ऑनर, अपने लड़के को भी बना सकता है ना, समझे, लड़के को बना सकता है, लड़की किसी को भी बना सकता है, आजकल तो लड़कियां भी रहती हैं, ठीक है। एक्टिंग परपोरेटिंग टू एक्ट, मतलब एक्ट को ध्यान में रखते हुए उसको लागू करने की जवाबदारी किसकी होगी? ऑनर की। बट उसके बदले में कौन काम करेगा? ये एजेंट काम करेगा। जो आदमी काम करेगा वो एजेंट कहलाएगा। किसके बदले में? मालिक के। मालिक चाहेगा तो खुद भी एजेंट अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द माइन, यहां 4 पॉइंट है, ध्यान रखना। एक है मैनेजमेंट, दूसरा है कंट्रोल, थर्ड है सुपरविजन, और फोर्थ है डायरेक्शन। ये 4 काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? ऑनर का, किंतु अपने बदले में जो आदमी को देगा वो एजेंट कहलाएगा। उसको अपॉइंट कर सकता है, नहीं भी कर सकता। माइन आ एनी पार्ट ऑफ द माइन, ठीक है। पूरा माइन के लिए दे सकता है, या कोई अलग पार्ट के लिए, एक को दे देगा, दूसरे पार्ट के लिए दूसरे को दे देगा। छोटी 2 माइन है, एक ओपन कास्ट है, एक अंडरग्राउंड है, मालिक एक ही है,
जैसे कोल इंडिया में होता है। मालिक तो डायरेक्टर टेक्निकल है, नॉमिनेटेड ऑनर, किंतु हर खदान के लिए अलग अलग एजेंट बना देता है ना। इस तरीके से दे सकते हैं आप। तो ये चीज याद रखिएगा आप। यहाँ पे इसका काम क्या है? कंट्रोल, सुपरविजन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ सच माइन, ये चार चीज है। ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उसके अंदर में ये पॉइंट आ सकते हैं कि इसमें सही क्या है ना। ये पॉइंट दे देगा तीन इसमें से और पूछेगा उसमें ए सही है, बी सही है, ए बी सी सही है, बी सी सही है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए। या चारों चारों तो नहीं देता, नॉर्मली तीन ही देता उसमें, तो आपका सिक्वेंस नहीं बनता। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अलग से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे समझा रहा हूं मैं? ये पढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, कि पब्लिक सेक्टर जितने भी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, ये सब आते हैं किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। इसके पास और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटी है हर चीज की, जैसे बता देता हूँ, माइन के हिसाब से हमारा मेजर मिनरल्स किसके पास आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मेजर मिनरल्स, है ना। मेजर मिनरल्स है, प्रीसियस मिनरल्स है, लिथियम, कोबाल्ट, ठीक है ना, ये सब। ये मेजर मिनरल्स है, ठीक है। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का। बाकी जैसे आपका लाइम स्टोन है, ग्रेनाइट है, ठीक है ना, और भी अदर मिनरल्स हैं, सैंड है, ग्रेफाइट है, इस टाइप के जो मिनरल्स हैं वो आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। तो अब जिसके लिए जो भी अथॉरिटी होगी वो उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। कोल के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? मैं समझ लेना, इसको समझना बहुत दिक्कत है इसमें। कोल के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आयरन ओर के लिए कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लाइम स्टोन के लिए कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना देना नहीं। और कोल में स्टेट गवर्नमेंट को लेना देना, अकेला जमीन को छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। रॉयल्टी तो मिलेगी उसको, जमीन उसकी है इसलिए मिलेगी, ठीक है। बाकी खदान को चालू रखना बंद रखना उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि लाइम स्टोन की माइन चालू भी कर सकता है, बंद भी कर सकता है, ठीक है। अब यह बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या है, पब्लिक सेक्टर, even if the holding of the central government reduces to less than 50%। ये बोलता है कि नॉर्मली क्या है, मालिकाना हक कब मिलता है? शेयर मार्केट में जब कंपनी आती है आपके पास, शेयर मार्केट में, यदि शेयर मार्केट में आ गई तो ठीक है, नहीं तो कंपनी माइन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मार्केट में आ गए तो 50% जिसका शेयर होगा वो मालिक कहलाएगा। बट यहां क्या बोलता है कि यहां मालिक की बात नहीं है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात है। यदि गवर्नमेंट के पास 51% से कम भी शेयर है, ठीक है, 50% से लेस आ जाता है, 50% तो बराबर बराबर हो गया, 50% से लेस हो जाता है, तब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहलाएगी। मतलब उसको आप भगा नहीं सकते। प्राइवेट कंपनी में भगा देते हैं लोग, जिसके पास शेयर कम हुआ, मालिकाना हक छीना और कंपनी बिकी। किंतु यहाँ ना स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट। इवन द होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूसेस लेस देन 50% ऑफ द इक्विटी। मतलब ये शेयर मार्केट की बात कर रहा है, ये इक्विटी 50% से कम हो गई तो यहाँ पर ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहलाएगी या स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी, जो भी उसका है। पर स्टेट गवर्नमेंट के शेयर मार्केट में नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। जब होंगे तब देखेंगे, पर होंगे तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। समझ गए इसके अंदर में? ये पॉइंट को अब याद रखिएगा। लेस देन 50% होने से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन रहेगा? कंपनी रहेगी कि आपका
सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, इसका नाम है, साफ साफ बोलता है कि है भाई सर्टिफाइड स्टेट गवर्नमेंट। बट यहाँ एक चीज और बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट का पास में जो उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसके पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, फैक्ट्री के बारे में स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सब किसके पास रहेगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। ठीक है, कोल से रिलेटेड नहीं। अब कोल निकाल के यदि आप फैक्ट्री बनाते हो तो वो फैक्ट्री किसके अंडर में रहेगी? स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर। हमारा चीफ इंस्पेक्टर सेम मीनिंग है, बट इसने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने के चक्कर में फैसिलिटेटर बना दिया। फैसिलिटेटर मतलब ये भी ऑलमोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होगी। किसी भी फैक्ट्री एक्ट के तहत, डॉक यार्ड के तहत, बिल्डिंग के तहत यदि किसी को बनाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के बेस पर रहेगा ये। ठीक है ना, चीफ इंस्पेक्टर तो माइन के लिए हो गया, बाकी के लिए फैसिलिटेटर होगा, और ये सेंटर मतलब सेंटर में होगा, और इसका ब्रांच स्टेट में भी होगा, ऐसा टुकड़े में नहीं होगा। हमारा एक गाजियाबाद में ऑफिस है, तो एक अजमेर में है, तो एक धनबाद में है। उसको स्टेट से मतलब नहीं है चीफ इंस्पेक्टर को, किंतु इनको स्टेट से मतलब, तो इनका ब्रांच एक एक स्टेट में होगा। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो टुकड़े में नहीं चलता। एक बंगाल का चीफ मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उसके अंडर में बंगाल भी है, और बंगाल के लिए एक आदमी को बैठा के रखेगा वो इलेक्शन के लिए। ठीक है, तमिलनाडु के लिए बैठा के रखेगा, केरला, पौंडीचेरी, और एक जगह चुनाव कहाँ होने वाले हैं? आसाम में। ठीक है, तो ये पांचों जगह पे जाके, इसलिए मैंने नाम लिया कि आपका जीके में काम आएगा। ये पांचों जगह का जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वहां तो चीफ है, बट यहाँ इलेक्शन कमिश्नर होता है स्टेट में। वही हालत होगी आपके फैसिलिटेटर की। ये भी बहुत बड़ी पोस्ट होगी, किंतु चीफ इंस्पेक्टर के अंडर में कहीं भी कुछ भी हो जाता है, क्योंकि माइंड सब इसी की है इंडिया भर में, उसको जहां जोन बनता बना देता है। कॉम्पिटेंट पर्सन, देखिए मैंने कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में बताया था आपको। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या बोलता है? मीन्स ए पर्सन आर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। मतलब कोई इंस्टीट्यूशंस या रिकॉग्नाइज्ड, या ठीक है ना, या माइन हो, समझिए आगे में आके आएगा ये। पर्पस कैरिंग आउट द टेस्ट, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी डन इन द एस्टेब्लिशमेंट हैविंग रिगार्ड टू। तो ये बोलता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो किसके लिए काम आएगा? टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन के लिए। आगे इसके बारे में बढ़िया से दिया है। ठीक है, हमारा माइन के बारे में, ये हमारे काम का नहीं है, बट इसको देख लेते हैं, है ना। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी बोला है, उनके लिए अलग है कॉम्पिटेंट पर्सन, ये बट हमारे लिए कॉम्पिटेंट पर्सन यहाँ से चालू होता है। ये हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन है। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन, इसमें लिखाता बहुत अच्छा है। ये मतलब ऊपर जो बताया उसको छोड़कर किसके लिए? माइन के लिए। ये पीडीएफ आपको मिलेगा पूरा इसी रूप में जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपके, और ये सब लाल नीला पीला कलर जो दिख रहा है आपको सब मिलेगा, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। यह बोलता है कि अदर पर्सन इज अथॉराइज्ड बाय मैनेजर। ये मैनेजर कौन है? जो सेक्शन 67 में इसी एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, उसको बोला है मैनेजर, है ना। ये जो मैनेजर कौन है? ये कोई भी मैनेजर नहीं है, कैंटीन मैनेजर नहीं है ये सेक्शन 67 में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है उसने यहाँ पर कि खदान का जो मैन इंचार्ज होगा वो मैनेजर कहलाएगा। ठीक है, आप कॉम्पिटेंट पर्सन का काम क्या है? सुपरवाइजर, आप परफॉर्म एनी वर्क, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मशीनरीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूटी असाइन टू हिम इंक्लूड द शॉट फायर और ब्लास्टर। ये चीज ध्यान रखना,
सर्टिफायर एंड ब्लास्टर कंपिटेंट पर्सन्स में आता है, ऑफिशियल नहीं है। बार बार ये क्वेश्चन आया है और आदमी परेशान हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये सर्टिफायर, ये ब्लास्टर किसके लिए है, सबको पता है, मेटल माइनिंग के लिए। यहाँ पे कोल कोल की बात नहीं कर रहा, यहाँ माइंस की बात कर रहा, ठीक है। तो क्या बोलता है, सुपरवाइज आर परफॉर्म एनी वर्क, मतलब सुपरवाइज भी करेगा, फीटर का फोरमैन होते हैं ना वो लोग, और परफॉर्म बेल्ट चलाना, पंप चलाना, या उसको मशीनरी को सुपरवाइज करना, प्लांट चलाना, इक्विपमेंट्स को हैंडल करना, ये सब कहलाते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। जैसे हमारा हार्लेज चलाना, हार्लेज का चलाने वाला भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। जैसे बोल्टिंग मशीन है, बोल्टिंग मशीन को कोई मशीन है वो, ठीक है ना, एसडीएल है, एलएसडी है, कंटिन्यूस माइनर है, ढेर सारी मशीन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन। तो इसके अंदर में सर्टिफायर इंक्लूड है, ध्यान रखना, इंक्लूड्स ये सर्टिफायर, मतलब ये क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लास्टिंग। और सर्टिफायर कौन होता है आज की डेट में, माइनिंग सरदार। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, माइनिंग सरदार। पर जो भी ब्लास्टिंग करेगा, हु में ब्लास्ट द शॉट्स विल बी नोन एज ए सर्टिफायर। मैंने बता चुका हूं, क्योंकि सर्टिफायर नाम का कोई सर्टिफिकेट नहीं है आज की डेट में। पहले हुआ करता था और ये बहुत पहले बंद हो गया, और रेगुलेशन 2017 में इसको हटा भी दिया। घोषित एग्जाम बंद हो गया था, लास्ट एग्जाम आई थिंक 19, मुझे पता है कि मैं पढ़ा बहुत साल से रहा हूं, 1984, ठीक है, 1984, यस, 1984 द लास्ट एग्जाम। बीजीएमएस ने बहुत सारे सेंटर पे एग्जाम कंडक्ट किया था 84 में, जिसमें नागपुर में भी हुआ था। 84 के बाद कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ है सर्टिफायर का, क्योंकि उस समय तक सॉलिड ब्लास्टिंग आ चुकी थी, कट ब्लास्टिंग का मार्केट खत्म हो गया था। तो क्या करता हो, है ना, उसका फालतू में पास करके फिर मैनेजमेंट के ऊपर बोझ बन जाता, मेरे को काम दो, और इम्प्लाई रहता हो। तो ये चीज खत्म हो गई, ठीक है ना। लास्ट एग्जाम फॉर द सर्टिफायर, याद रखना, जस्ट फॉर द नॉलेज, एग्जाम में तो आएगा नहीं क्योंकि अघोषित है ये, कि कानून में नहीं लिखा था, कानून में 2017 में हटाया। आप बोलता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या बोलता है, वर्कर हायर्ड थ्रो, किसी भी, देखिए इसके अंदर में क्या बोलता है, समझ लीजिए इसको, ये किसी भी ठेकेदार के थ्रू हम हायर करते हैं, ठीक है। इंगेजमेंट ऑन द परमानेंट बेसिस, इंक्लूडिंग, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि ये टेम्परेरी है। बहुत सारी कंपनियां परमानेंट टाइप, जैसे एमडीओ है, एमडीओ ऑलमोस्ट ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर लिख लो आप, आजकल इसी का जमाना है, माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर। ये एमडीओ प्राइवेट माइंस जो खरीद लेते हैं, बहुत सारे इंडिया में ऐसी कंपनियां हैं जो माइन नहीं चलाती हैं। तो एमडीओ क्या है, इज द कॉन्ट्रैक्टर। तो इनके पास परमानेंट एम्प्लॉय भी बहुत है, ये हटाते नहीं आदमी को जो टॉप लेवल पर है। तो ये बोलता है कि एंगेजमेंट ऑन द परमानेंट बेसिस, गेट पेरिडिकल इंक्रीमेंट, आपको पेरिडिकल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये टेम्परेरी भी है और परमानेंट भी है। हमारा काम बंद होगा तो हम क्या करेंगे लेबर को, मान लो ये इसका एमडी और टीएमसी है, मान लो सियालकोटी माइन बंद हो गई, तो यहाँ के एम्प्लॉय को कहीं लेके तो जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, उसके पास कोई काम होगा तो ले जाएगा, और नहीं तो। तब बोलता है कि परमानेंट हो या टेम्परेरी, इनका सर्विस के हिसाब से इनको पीरियडिकल इंक्रीमेंट देना होगा। समझ रहे बात को, एक चीज ध्यान रखना, नंबर वन। सेकंड, सोशल सिक्योरिटी कवरेज। सोशल सिक्योरिटी कवरेज का मतलब होता है इनका पेंशन स्कीम, ठीक है, वेलफेयर बेनिफिट्स, इनको बच्चों का स्कूल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ये देना पड़े अकॉर्डेंस विद द लॉ टाइम बिंग इन फोर्स, और कानून के तहत इनका एक्सटेंटल कवरेज करना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटी देना पड़ेगा, ठीक है ना।
समझिए ये सब चीजें आती है उसके अंदर में, तो ये आपको करना पड़ेगा। 3 पॉइंट याद रखिएगा, 2, 3 और ये चौथा है अदर बेनिफिट्स। ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अभी आज की डेट में, क्योंकि इसके अंदर वो नहीं है, नंबर्स गेम नहीं है। जो नंबर्स होते हैं ना बाकी में रेगुलेशन में, उसमें नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर है पूरा का पूरा। इसीलिए इसके अंदर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, स्टेटमेंट टाइप के मैं बना के दूंगा आपको, आप इसकी चिंता मत करो। मैं एक तो सिंपल बनाऊंगा नॉर्मल, 4 में से एक छांटने वाला, और एक स्टेटमेंट, हर चैप्टर के 10 से 15 स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उससे आप सीख जाओगे, ठीक है। इसके मैं जो क्वेश्चन आपका टेस्ट आएगा, इसके अटेम्प्ट बढ़ा दे रहा हूं। 5 अटेम्प्ट हैं आपके, मैं इसको 7 अटेम्प्ट कर दूंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हैप्पी लिख देना भाई, उस पे क्या बोलते हैं, आपका चैट बॉक्स पे लिख देना कौन हैप्पी है कौन नहीं है ना। मेरे हिसाब से सबको हैप्पी होना चाहिए। 7 अटेम्प्ट कर दूंगा मैं, हालांकि उसके लिए हमको थोड़ा दिक्कत होगी, मैं कल बात करूंगा वहां पे। वो देता नहीं है जल्दी, पर वो दे देगा, हमारा बिजनेस अच्छा है उसके साइट पर, इसलिए वो करता है, ठीक है। जिसका भी बड़ा प्लेटफॉर्म उसको कर देता है, जैसे डाउनलोड करने का परमिशन दे रखा है उसने, मतलब ऑफलाइन आप वीडियो देख सकते हो, पहले लास्ट ईयर तक नहीं था हमारे पास। कॉन्ट्रैक्टर, रिलेशन टू एस्टेब्लिश मीन्स द पर्सन। अब ये क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया। ये कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पर्सन हु अंडरटेक द प्रोड्यूस ए गिवन रिजल्ट, गिवन रिजल्ट मतलब उस कंपनी की जो रिजल्ट है, फैक्ट। हमारे लिए क्या रिजल्ट है, हमारे लिए तो कोल है भैया, है ना। हमारे लिए क्या है, हम खदान खोलते कोयला निकालने के लिए। तो बोलता है कि एक तो ये हो गया, अदर मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स, आर्टिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। एक तो हमको क्या है, काम करना है, एमडीओ बना दिया। दूसरा चीज, हमने हमको जैसे अभी मेन पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना हम, WC बेल्ट क्लीनिंग का है, बेल्ट को आगे बढ़ाने का है, 1 आध साल के लिए हम, यहाँ पेंच एरिया में बहुत होता है, एमडीओ यहाँ नहीं है, बट ऑलमोस्ट ढेर काम प्राइवेट ही करता है। फेस में बोल्टिंग करता है, फेस में डीलिंग करता है, उसके रेट्स मिलते हैं उनको। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठीक है। और बहुत सारे जगह पे सप्लाई होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या होता है कि हमको स्टेमिंग मटेरियल सप्लाई करना है। अब कोई नहीं बनाता, मड प्लेट बनाने वाला माइन के ऊपर लेडीज कोई नहीं रहती अब, प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी, इसको मड पैलेट बोलते हैं। स्टेमिंग मटेरियल होता है ना जो, मड पैलेट, ये स्टेमिंग मटेरियल हो गया, है ना। गुटका इसको बोलते हैं स्टेमिंग मटेरियल। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे गुटका, और इस माइन में गुल्ली बोलते, गुल्ली। आपके यहाँ क्या बोलते हो वो मुझे नहीं पता, है ना। पर हमारा मड पैलेट है वो, सीधी सी बात। हम लोग टेक्निकल मैन है, लोकल लैंग्वेज को याद रखने से कोई फायदा नहीं है ना आने वाला, बट फिर भी एक आइडिया रहना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से हम इसको सप्लाई करते हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्टर हुआ, है ना। रेत सप्लाई करते हैं, मिल्क सप्लाई करते हैं स्टॉपिंग बनाने के लिए, ये सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क एस्टेब्लिशमेंट में द ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंक्लूड द सब कॉन्ट्रैक्टर। मतलब आपका जो एस्टेब्लिशमेंट में जो भी सप्लाई करता है लेबर, इवन ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्टर यदि सब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है अपने काम में, जैसे टीएमसी देता है, टीएमसी काम नहीं करता यहाँ पे, ये सारे 6-7 कॉन्ट्रैक्टर लगा के रखा है, बेल्ट कन्वे के लिए अलग है, स्टॉपिंग बनाने के लिए अलग है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के लिए अलग है, ढेर सारा बना दिया उसने, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए अलग है। तो ये सब सब कॉन्ट्रैक्टर जितने हैं जो ह्यूमन रिसोर्स लगाते हैं, ये इनका भी काम वही है, ठीक है ना। ये इसी में आते हैं जो ऊपर वाली परिभाषा दिया गया है, ठीक है। तो वो आदमी भी कॉन्ट्रैक्टर की, सब का कॉन्ट्रैक्टर भी एज ए कॉन्ट्रैक्टर होगा, एज ए कॉन्ट्रैक्टर। मतलब इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल कोई एक्सीडेंट होता है तो ये भी पकड़ा जाता है, हुआ है यहाँ पर।
जहां भी है किसी मान लो लेबर काम कर रहा है, उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसने अपने 20 आदमी ले आया और आपका काम कर रहा, कोई एक्सीडेंट हो गया तो ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अकेला मैनेजमेंट नहीं है, कंपनसेशन उसी को देना पड़ेगा, डीजीएमएस के झंझट उसी को झेलने पड़ेंगे। मैनेजमेंट को तो करना ही करना है स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, क्या बोलता है कंट्रोल इंडस्ट्री? कंट्रोल इंडस्ट्री क्या बोलता है? इंडस्ट्री कंट्रोल विच में बी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल होती है वो कंट्रोल इंडस्ट्री है, और वो भी एक सेंट्रल एक्ट है इसका, इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी एक्ट बनाया जाएगा और जो इंडस्ट्री उसके अंदर में आएगी वो कंट्रोल इंडस्ट्री कहलाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में। बहुत सारी चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, बट कंट्रोल इंडस्ट्री में नॉमिनेट होता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जैसे क्या होता है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे है, ब्रिजेस हैं, डैम है, डैम मेंटेन कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, किंतु वो कंट्रोल इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, वहां पे जो पावर स्टेशन है वो कंट्रोल इंडस्ट्री, वो बिजली का कारखाना सब सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट भले ही चलाते रहो, बट स्टेट गवर्नमेंट की ताकत है वहां पर, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, याद रखना आप। स्टेट गवर्नमेंट का थर्मल पावर भी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी बिजली जाती है नेशनल ग्रिड में। नहीं लेगा तो क्या कर लोगे आप? थर्मल पावर चला के क्या कर लोगे? बिजली सप्लाई करनी नहीं देगा वो नेशनल ग्रिड में, तब क्या करोगे? इसलिए कंट्रोल्ड है। हम जितना भी थर्मल पावर का बिजली एक ग्रिड लाइन में डालते हैं 400 केवी, ठीक है ना, 400 का लाइन है, ठीक है ना, केवी की, किलो वोल्ट की, मतलब 4 लाख वोल्ट की, ये लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 4 लाख वोल्ट। हर थर्मल पावर इससे जुड़ा हुआ है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है इसकी लाइंस। तो इसको तो कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा ना। ये कंट्रोल इंडस्ट्री में जितने भी थर्मल पावर हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल इंडस्ट्री में आते हैं, चलाए कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। कोर एक्टिविटी या स्टेब्लिशमेंट, कोर एक्टिविटी स्टेब्लिशमेंट का मतलब साफ साफ है, उस खदान का, उस जगह का मेन प्रोडक्शन क्या है। बिजली वाले के लिए बिजली, कोयले वाले के लिए कोयला, लाइम स्टोन वाले के लिए लाइम स्टोन, तो कोर एक्टिविटी है वो, इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए क्या होगा, हम अपने बारे में सोचें, कोल है हमारा, क्योंकि हम तो कोल ही चलाते ना। ठीक है, अब ये बोलता है कि इसके अंदर में जो भी एक्टिविटी है नॉट सेल बी कंसीडर्ड, ये सेल कंसीडर नहीं होगी हमारे माइंड के अंदर में, कंसीडर एक्टिविटी नहीं। कोई एक्टिविटी में कहा वो कानून सब लागू होंगे, कॉन्ट्रैक्टर के होंगे, पेमेंट करना पड़ेगा, उसका इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, वेलफेयर एक्टिविटी करना पड़ेगा, पर को प्रोडक्शन में नहीं आता। जैसे हम लोग का जो गार्डन की क्लीनिंग है, बगीचा है, हमने हॉस्टल बना लिया, कैंप बना लिया, ये सब क्या है, को एक्टिविटी में नहीं है, ये सपोर्टिंग एक्टिविटी है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉट कंसिडर्ड। कौन सा वाला? जो नीचे हमारा दे रहे हैं हम लोग, ये सपोर्टिंग इंडस्ट्री में आता है, सपोर्टिंग एक्टिविटी में। बहुत आसान हो जाएगा ये वीडियो को, यदि आप 4-6 बार देख लेंगे ना तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली है, बट आपको मेहनत लगेगी जरूर। और इसको एक बार मेहनत कर लेंगे ना तो इस एग्जाम में तो चलो निकल गया, और बाय द वे किस्मत धोखा दे गई, आपकी मेहनत कम हो गई तो आगे के लिए भी काम आएगा, नहीं तो जिंदगी भर ना कम माइनिंग में हो तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि इसके अंदर में सैनिटेशन वर्क, वॉच एंड वार्ड सिक्योरिटी वाला, कैंटीन, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन, रनिंग हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल भी रनिंग है, ये नहीं आते को, कुरियर सर्विस, ये याद कर लेना है ना, सिविल एंड अदर कंस्ट्रक्शन, ये आते नहीं क्वेश्चन में, बट एक बार मालूम होना चाहिए। स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ पे फंसा देगा आपको। हाउस कीपिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हम ये इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है हमारी, ये सपोर्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना, और
एनी एक्टिविटी इंटरमीडिएट नेचर इवन दैट कंस्टिट्यूट ए कोर एक्टिविटी। अब पर ये है, ये बोलता है कि ये सब कुछ जो है, जो ऊपर दिया है, ये क्या है, सपोर्ट कर रहा है, कंस्टिट्यूट्स ए कोर एक्टिविटी, मतलब कोर एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं लोग सब। और जो भी सपोर्ट करने के लिए अदर एक्टिविटी आएगी वो भी सपोर्टिंग एक्टिविटी में काउंट होगी, ये बोलता लास्ट पॉइंट। मतलब जो लिख दिया भाई लिख दिया, किसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता है ना, वो नहीं है इसमें, तो पर उसको मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। डेज, डेज मीन्स 24 आवर्स बिगनिंग एट मिडनाइट। जो पहले था, रात के, कहाँ से चालू होता है, रात के 12 बजे से, जो नॉर्मली होता है, रेलवे की घड़ी चलती है, वो डे है। रेल, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो का अगला सीरीज का नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आपको मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा और हमारे साथ मिलकर एग्जाम की तैयारी जरूर करिए।